एक ऐसा आदमी जिसके कभी ख्वाब थे, मगर अब वो खुद को कर्ज और नाकामी के पहाड़ों के नीचे दबा हुआ पाता है। मिडिल एज में है और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है जो अब भी उसे एक बच्चे की तरह संभाल रही है। जी हुन को जुए की लत है जो उसकी हालत को और भी बदतर बना देती। एक दिन जब वो अपना बचा खुचा पैसा भी हार जाता है तो उधारी देने वाले गुंडे उसे बुरी तरह पीटते हैं। वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो वो उसके अंग निकाल लेंगे। टूटा हुआ खून से लथपथ जीहुन सबवे स्टेशन में बैठा होता है। तभी एक सूट पहने स्मार्ट सा आदमी उसके पास आता है। वो उसे एक सिंपल गेम ऑफर करता है, डक्सी। अगर जीहुन जीता तो उसे 60,000 वॉन मिलेंगे, अगर हारा तो थप्पड़ पड़ेगा। हैरानी और मजबूरी में जीहुन मान जाता है। ये गेम पैसों की वजह से नहीं बल्कि बार बार पब्लिक में थप्पड़ खाने की बेइज्जती की वजह से तकलीफदेह होता है। लेकिन कई राउंड सहने के बाद आखिरकार जीहुन एक बार जीत जाता है। इनाम सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक अजीब सी विजिटिंग कार्ड भी होती है जिस पर 3 शेप्स बने होते हैं, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर और एक नंबर। उस रात जीहुन उस आदमी और कार्ड के बारे में सोचता ही रहता है। उसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। कांपते हाथों से वो नंबर डायल करता है। फोन पर एक अजीब सी आवाज उसे एक लोकेशन पर आने को कहती है। एक वैन आती है और जी हुन को गैस से बेहोश कर देती है। होश आने पर वो खुद को एक बर्थडे से डॉर्मेट्री में पाता है जहां स्पार्स 55 और लोग मौजूद हैं। सभी एक जैसे ग्रीन ट्रैक सूट्स में हैं। मर्द, औरतें, बूढ़े, प्रवासी, सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, मगर सबका दर्द एक जैसा है, कर्ज और मायूसी। उस जगह की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। पिंक सूट और ब्लैक मास्क पहने गार्ड्स जिनके मास्क पर वही शेप्स बने हैं, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, उन पर नजर रखते हैं। फिर आता है एक आदमी ब्लैक आउटफिट में जिसे फ्रंटमैन कहा जाता है। वो नियम समझाता है उन्हें 6 पारंपरिक कोरियन बच्चों वाले गेम्स खेलने होंगे। अगर वो सारे गेम्स पूरे कर लेते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी रकम मिलेगी, लेकिन अगर वो किसी भी गेम में हार जाते हैं तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पहला गेम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। सबको लगता है ये सिंपल गेम है। उन्हें एक खुले मैदान में ले जाया जाता है जहां एक बड्ढी रोबोट डॉल खड़ी होती है। जब डॉल कहती है ग्रीन लाइट तो प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं। जब कहती है रेड लाइट तो रुकना पड़ता है। जो हिलता हुआ पकड़ा जाता है वो एलिमिनेट हो जाता है। मगर जब पहला प्लेयर रेड लाइट में हिलता है और उसे गोली मार तभी सबको समझ आता है कि एलिमिनेट का मतलब मौत है। भयानक अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे भागते हैं, मगर डॉल उन्हें बिना रहम के मार देती है। चीखें, खून, गिरते हुए जिस्म, एक कत्लेआम शुरू हो जाता है। जीहुन किसी तरह बच जाता है, एक अजनबी की मदद से जो उसे सही टाइम पर डीएच लेता है। वो अजनबी है अली, पाकिस्तान से आया एक नेकदिल मजदूर जो अपने परिवार के लिए कोरिया में काम कर रहा है। इस खूनी खेल के बाद सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स बचते हैं। सब सदमे में होते हैं और बहुत से लोग बाहर निकलने की मांग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है, अगर बहुमत चाहे तो गेम खत्म किया जा सकता है। वोटिंग शुरू होती है, बारी बारी से लोग हाथ उठाते हैं। आखिरी वोट आता है प्लेयर जेउरवन का, एक बूढ़ा आदमी जिसे ब्रेन ट्यूमर है। वो गेम खत्म करने के HQ में वोट करता है। सबको छोड़ दिया जाता है। रियल वर्ल्ड में वापस आकर सब फिर उसी जद्दोजहद में फंस जाते हैं। न भरे हुए बिल, मरते हुए घर वाले, बेरहम उधारी वाले और एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें उठने ही नहीं देता। लेकिन इस गेम ने उन्हें एक मौका तो दिया था। धीरे धीरे कई प्लेयर्स वापस लौटने का फैसला करते हैं। जीहुन लौटता है, अली भी लौटता है। सांग वू जो जीहुन का बचपन का दोस्त है और कभी बड़ा बिजनेसमैन था, अब फ्रॉड केस में भगोदा बन चुका है। और इल्नाम वो बूढ़ा आदमी जिसने गेम को खत्म करवाया था, वो भी वापस आता है। दूसरा गेम है शुगर हनीकॉम्ब्स। प्लेयर्स को एक कुरकुरी कैंडी में से शेप काटनी होती है बिना तोड़े हुए। मुसीबत ये है कि कौन सी शेप मिलेगी ये उन्हें गेम शुरू होने तक नहीं पता होता। जीहुन बेवकूफी से छतरी वाला शेप चुन लेता है जो सबसे मुश्किल होता है। जब उसके आसपास के लोग फेल होकर मारे जा रहे होते हैं तो जीहुन कैंडी को चाट छाट कर पिघलाने की कोशिश करता है। उसकी समझदारी उसे बचा लेती है। वो शेप सही से काट लेता है और सरवाइव करता है। बाकी लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। गार्ड्स उन्हें वहीं गोली मार देते हैं। हर गेम के साथ ग्रुप छोटा होता जाता है और लोगों के बीच का भरोसा भी टूटने लगता है। छोटे छोटे गुट बनने लगते हैं। लोग चालें चलते हैं,
एक प्लेयर गैंगस्टर डेओक्सू ताकतवर लोगों का एक गिरोह बनाने लगता है। उधर गार्ड्स मरे हुए प्लेयर्स के अंग निकालने लगते हैं। एक सीक्रेट ऑन ऑपरेशन जो पहले से ही खौफनाक गेम के अंदर और भी डरावना है। तीसरा गेम है रस्साकशी टग ऑफ वॉर। प्लेयर्स को 10-10 के टीम्स बनानी होती हैं। जीहुन, सांगवू, अली, इल्नाम, सिप्योक और कुछ और लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं, मगर दूसरी टीमों के मुकाबले वो बहुत कमजोर लगते हैं। तभी इल्नाम सबको चौंका देता है अपनी स्ट्रेटेजी से। वो कहता है पीछे झुको पूरी ताकत से, फिर थोड़ी देर रुककर धीरे धीरे आगे बढ़ो सही टाइम पर। ये काम करता है, वो जीत जाते हैं। बचने की खुशी में गिल्ट भी शामिल होती है। टेंशन बढ़ती जाती है और रात को डॉर्मेट्री जंग का मैदान बन जाती है। खिलाड़ी एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं ताकि मुकाबला कम किया जा सके। जीहुन और उसकी टीम पूरी रात जागती है, बैरिकेड बनाते हैं और खुद को बचाते हैं। अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं रही। चौथा गेम है कंचे मार्बल्स। प्लेयर्स को एक पार्टनर चुनना होता है। सबको लगता है ये टीम गेम होगा, तो हर कोई ऐसे इंसान को चुनता है जिस पर वो भरोसा करते हैं। मगर डरावनी सच्चाई तब सामने आती है जब पता चलता है कि उन्हें अपने ही पार्टनर के खिलाफ खेलना है और हारने वाले को मरना होगा। जीहुन इल्नाम के साथ होता है, सांगवू अली के साथ, सेब्योक एक शांत लड़की जियंग के साथ। जीहुन और इल्नाम एक दिल तोड़ने वाला गेम खेलते हैं। जीहुन बूढ़े आदमी को धोखा देता है ताकि वो हार जाए। इल्नाम के मरने का दिखावा होता है और जीहुन आंसुओं के साथ वहाँ से चला जाता है। उधर अली को सांगवू धोखा देता है। वो उसके कंचों की थैली में कंकड़ डाल देता है। अली मर जाता है बिना ये जाने कि उसे धोखा दिया गया। सेब्योक और जीहुन के बीच गहरी बात होती है। जीहुन हार मान लेता है ताकि सेब्योक बच सके। अब सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स बचे हैं। अगला गेम है ग्लास स्टेपिंग। स्टोन्स और प्लेयर्स को कांच की शीशों से बने ब्रिज को पार करना होता है। कुछ शीशे मजबूत होते हैं, कुछ नॉर्मल। अगर किसी ने गलत शीशे पर कदम रखा तो वो नीचे गिरकर मर जाएगा। ऑन ऑर्डर रैंडम होता है और जो सबसे आगे होते हैं वो तो जैसे बलि के बकरे होते हैं। डर सबके अंदर फैलता है। कुछ लोग शीशे की रिफ्लेक्शन को याद रखने की कोशिश करते हैं। एक आदमी दावा करता है कि वो फर्क बता सकता है, लेकिन तभी फ्रंटमैन लाइट्स बंद करवा देता है। आखिर में सिर्फ जीहुन, सांगवू और सेब्योक बचते हैं, मगर सेब्योक के पेट में कांच का टुकड़ा घुस जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। उस रात जीहुन उसे बचाना चाहता है, मदद के लिए गार्ड्स को बुलाता है, मगर कोई नहीं आता। सांगवू उसकी हालत देखता है और जब जीहुन सो रहा होता है सेब्योक को मार देता है। ये धोखा जीहुन को अंदर से तोड़ देता है। आखिरी गेम है स्क्विड गेम, एक पारंपरिक कोरियन बच्चों का गेम जो कभी जीहुन और सांगवू साथ खेलते थे। अब वही खेल एक खतरनाक खून खराबे वाली जंग बन चुका है। तेज बारिश में दोनों आमने सामने होते हैं, घूंसे चलते हैं, खून बहता है और जज्बात फूट पड़ते हैं। जीहुन जीत जाता है, लेकिन वो सांगवू को मारने से इनकार कर देता है। वो गेम को ऐसे खत्म करना चाहता है कि दोनों जिंदा रहें, मगर सांगवू गिल्ट में डूबकर खुद को चाकू मार लेता है। जीहुन जीतता है, लेकिन सब कुछ हार चुका होता है। वो पैसे लेकर वापस असल दुनिया में आता है, लेकिन खर्च नहीं करता। उसकी माँ मर जाती है। अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा। 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन उसे फिर वही अजीब कार्ड मिलता है। वो उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहां वो इन नाम को जिंदा पाता है। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, वो गेम का क्रिएटर था। एक अमीर आदमी जो जिंदगी से बोर हो चुका था। उसने ये गेम इसलिए बनाया ताकि उसे फिर से जिंदा होने का एहसास हो सके। उसने खुद भी खेला ताकि वो देख सके क्या लोग बुरे हालात में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। जीहुन नफरत से उसकी मौत देखता है। आखिर में जीहुन अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट नहीं लेता, वो बदल चुका होता है। वो अपने बाल लाल रंग में रंगवा लेता है, एक नए जन्म का संकेत। और कार्ड को हाथ में लिए वो कसम खाता है इन खतरनाक गेम्स को रोकने वालों को खत्म करेगा। जिस कहानी की शुरुआत बेबसी और लाचारी से हुई थी, वो अब बगावत में बदल चुकी है। स्क्विड गेम सिर्फ एक गेम नहीं था, वो समाज का आईना था जहां गरीब तड़पते हैं, अमीर तमाशा देखते हैं और जिंदा रहने की कीमत इंसानियत से चुकाई जाती है।